नमस्कार मित्रों। तो आखिरकार रंगों की त्यौहार होली आ ही गई। अरे मैं रंगों के त्यौहार होली क्यों बोल रहा हूँ, जबकि मुझे ये बोलना चाहिए कि मांस खाने की, मदिरा पी के टंच रहने की और अश्लील गाना पे भीग के नाचने वाली त्यौहार आखिर आ ही गई। खैर, ये चीज़ मैंने उनके लिए नहीं कहा जो होली को सही में होली के रूप में मनाते हैं, लेकिन मैंने जो कहा इस बात में सच्चाई है। और सच्चाई इसलिए है क्योंकि ये चीज़ को मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि होली को होली के रूप में नहीं, एक प्रकार की अलग ही मस्ती के रूप में मनाया जाता है। घर में मांस भक्षण किए जाते हैं, मदिरा पान होता है और अश्लील गाने पे नाचे जाते हैं। और अश्लील गाने अगर मैं जैसा बोलता हूँ तो एक भाषा आता है माइंड में, और वो भाषा कौन सा है? भोजपुरी। अगर मैं आपको अपनी राय बताऊँ ना, भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा है, बहुत ही अच्छी भाषा है, लेकिन कई सारे अश्लील गानों की वजह से भोजपुरी भाषा अब पहले जैसी मीठी नहीं रही। और भी देखिए, अब भोजपुरी ज़्यादातर किस राज्य में बोला जाता है? भारत के बिहार राज्य में। बिहार राज्य के अधिकतर लोग भोजपुरी बोलते हैं, है ना। अब ये चीज़ भी है कि अक्सर बिहारी लोग को गंवार और बैकवर्ड समझा जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ पे अलग अलग देश के लोग भी पढ़ने आते थे, विद्या ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से भारत पूरे जगत में विश्व गुरु माना जाता था। आज उसी राज्य के निवासी लोग को, अगर वो चाहे पढ़े लिखे भी क्यों ना होते हैं, लेकिन फिर भी एक माइंड में रहता है, अरे ये तो बिहारी है, यानी कि वो थोड़ा बैकवर्ड वाली मतलब एक सोच माइंड में आ जाती है कि ये बिहारी है। खैर, ये सब चल क्या रहा है आप मुझे बताइए। जो भोजपुरी इतनी अच्छी भाषा, इतनी सिंपल भाषा है, इतनी मीठी भाषा है, आखिर वो पहले जैसे मीठी क्यों नहीं रह पा रही है? क्यों भोजपुरी भाषा सुनते ही, इसके बारे में बोलते ही कहीं कहीं माइंड में थोड़ा अश्लीलता वाले चीज़ आने लगते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? और मुझे एक बात पता चली कि कई सारे अश्लील वेबसाइट पे ये सर्च किया जाता है, सविता भाभी डैश डैश डैश, देवर भाभी डैश डैश डैश। भाई सब क्या हो रहा है? जिस देश में बड़े भाई के पत्नी को माँ का दर्जा दिया जाता है, उसी माँ के दर्जे के साथ इतना खिलवाड़, यानी कि अपनी ही संस्कृति और अपने धर्म के रीति रिवाज की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ये सब हो क्या रहा है? होली में मांस भक्षण बहुत ही ट्रेंड हो गया है। कई सारे घरों में मांस भक्षण अनिवार्य हो गया है। लोग होली का वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होली में बकरा खाने को मिलेगा। ये सब चल क्या रहा है? जिस देश में एक समय पे लोग 80% शाकाहारी होते थे, लगभग हर हिंदू पहले शाकाहारी होता था, आज लगभग हर हिंदू मांस भक्षण के चक्कर में फंस गया है। मैं चाहता हूँ पूछना, ये सब क्या हो रहा है? आखिर हम अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज से इतने दूर क्यों हो रहे हैं? आखिर हम गलत चीज़ के पीछे इतने आसक्त क्यों हो जा रहे हैं? खैर, इस वीडियो में जो मांस भक्षण है ना, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। लोग तो बहुत बोल रहे हैं, अभी से प्लानिंग मतलब शुरू हो गई है कि होली में बकरा लाएंगे, तो होली में मुर्गा लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। पूरे मतलब मुंह में पानी आ रहा है, सब मतलब मस्ती में है, होने वाले हैं, ठीक है ना। जान तो बकरे की जा रही है ना, उस बकरे की भावना के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। खैर, आइए मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर ये मांस खाना ज़रूरी है क्या? मतलब केवल मुंह के स्वाद के लिए ज़रूरी है मांस खाना? अब कई लोग ऐसे बोलते हैं, देखो अगर मांस खाना पाप है तो पेड़ खाना भी तो पाप है। पेड़ पौधे आप खाते हो, उसमें भी तो जान होती है ना, उससे भी लोग खाते हैं, तो वो पाप है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पेड़ पौधे खाना पाप है तब तो आप डबल पाप कर रहे हो। यानी कि जिस बकरे ने पेड़ पौधे खाए, पत्ते खाए, तो उसने पाप किए। अब उसी बकरे को काट के आप खा रहे हो, तो भी तो आप डबल पाप कर रहे हो। इस बात को कभी सोचा आपने? और अगर आप पेड़ पौधे की बात कर ही रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान से सुनिए। पेड़ पौधे एक तरह की ऐसी गहरी नींद में होते हैं कि वो उस दर्द का अनुभव नहीं कर पाते हैं जो हम लोग कर पाते हैं, जो जानवर कर पाते हैं। पेड़ में वो सोचने समझने की क्षमता, वो भावनाएं नहीं होती है जो हम लोगों में होती है या जानवरों में होती है। अगर आप कोई पेड़ लगाते हो, उस पेड़ का आप सेवा करते हो, फिर वो पेड़ बड़ा होता है और फिर उस पेड़ से कोई फल निकलता है, तो वो फल आपके लिए रहता है। उस फल को खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हो, ठीक है ना। और जो फसल उगाई जाती है भूमि पे, धरती माँ पे, तो वो मेहनत करने के बाद वो भूमि, हमारी धरती माँ हमें फसल देती है ताकि हम अपने पेट पाल सके, हम जी सके, इस शरीर की हम रक्षा कर सके। अगर उस फसल को नहीं खाया जाएगा तो वो फसल ऐसी बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो वो हमारे लिए ही
उत्पन्न किए गए हैं। इसमें कोई जीव हत्या नहीं हो रहा है, कोई पाप नहीं हो रहा है, ठीक है ना। किसी फसल को खाने में या किसी पेड़ का फल को खाने में कोई दरिद्रता निर्दयता नहीं हो रही है, ठीक है ना। किसी पेड़ के फल को तोड़ के खाने में और किसी जानवर का गला काट के खाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। और भी कई लोग ये तर्क देते हैं कि ठीक है भाई, तब तो शेर भी पाप कर रहा है, शेर तो मांस खा रहा है, वो पाप कर रहा है, तो क्या उसको आप नहीं बोलोगे? उसको बोल दो कि वो मांस नहीं खाए। तो भाई आप अपने आप को कंपेयर कर भी किससे रहे हो? शेर से। जरा एक बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ईश्वर ने, इस प्रकृति ने सबसे ज़्यादा बुद्धि किसको दिया है? कौन है सबसे बुद्धिमान? किसका दिमाग सबसे तेज चलता है इस पूरी जगत में? इंसानों का दिमाग। इंसान में वो क्षमता है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। इतना जो कुछ डेवलप हुआ है, आप वीडियो देख रहे हो अपने इस मोबाइल में, तो ये सब इंसानों ने किया है। और ये सब करने की क्षमता ईश्वर ने, इस प्रकृति ने हम इंसानों को दिया है। आखिर हम इंसानों का एक कर्तव्य है कि हम सबको साथ में लेकर चले, इस प्रकृति की हम रक्षा करें, जानवरों की सेवा करें। हम इस प्रकृति में राज करने के इरादे से जानवरों पे जैसा चाहे वैसा बर्ताव करें, ये कहाँ का नियम है? और अगर आप बात कर रहे हो शेर की ना, तो भाई तो आप इस बात को समझिए कि शेर एक मांसाहारी जानवर है। वो जो मांस खा रहा है वो उसका भोजन है। अगर वो उसे नहीं खाएगा तो वो शेर मर जाएगा, ठीक है ना। मतलब उस शेर का भोजन है, शेर को खाना ही पड़ेगा। प्रकृति ने शेर को उस तरीके से बनाया है कि शेर मांस खाएगा, उससे वो खाकर जीवित रहेगा। लेकिन फिर भी शेर मांसाहारी जानवर है, फिर भी वो जिस जानवर को मार के खाता है ना, तो वो लड़ता है खाने के लिए। जिस जानवर को मार के खाने वाला है तो उसे वो शेर मौका देता है, जाओ भाग कर अपने जान को बचा लो, ठीक है ना। अब इंसान क्या करता है? ठीक इसका उल्टा करता है। 4-5 मतलब कितने सारे इंसान मिलते हैं, किसी ने बकरा का पैर पकड़ लिया है या बकरे को बांध दिया है और बड़ी दरिद्रता से उसे काटते हैं, फिर उसके मांस को मतलब मसाले में तल के, तेल में तल के पूरे अच्छे से एकदम टेस्टी बनाकर ग्रेवी के साथ उसे बड़ी चाव के साथ, मदिरे के साथ खाते हैं। मतलब दरिद्रता की और निर्दयता की तो हद पार हो रही है, ठीक है ना। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो भाई ओमनीवोर है, हम मांस भी खा सकते हैं और हम शाकाहारी पदार्थ भी खा सकते हैं। हमारे साइंस बुक में ये लिखा हुआ रहता है कि प्रोटीन चाहिए तो हमें मांस खाना ही पड़ेगा। अब एक बात आप ध्यान से सुनिए, अभी जो शिक्षा पद्धति भारत में चल रही है, यानी कि हम जिस एजुकेशन सिस्टम में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सिस्टम किसी अंग्रेज की दी हुई है, मैकुले की दी हुई है, ठीक है ना। उसी के बनाए हुए अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम को हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम ये सब चीज़ पढ़ ले रहे हैं कि प्रोटीन चाहिए तो मांस खाना चाहिए, हम इंसान ओमनीवोर है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो विज्ञान है, जो पहले गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, हमें वो अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है। और बात करें दूसरे देशों की, यानी कि वेस्टर्न देशों की, पश्चिमी देशों की, तो वहाँ पे था क्या? वो लोग, हम लोग इतना खेती कहाँ करते थे? वो लोग तो वही जंगल झाड़ में रहते थे, कई जगह तो रेगिस्तान था, बर्फ़ था। तो वो लोग अपने पेट को पालने के लिए जानवरों को मारते थे, उनके मांस को खाते थे अपने शरीर को चलाने के लिए। लेकिन भाई हमारे यहाँ पे मतलब, अरे जब उधर के लोग ना जंगलों में रहते थे ना, तब हमारे यहाँ गुरुकुल था, गुरुकुल। जब वो लोग ना लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, हमारे यहाँ के लोगों के पास कलम होती थी, वो पुराने टाइप की स्याही वाली, ठीक है ना। यहाँ पे विश्वविद्यालय था, यहाँ पे गुरुकुल थे, यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, लोग विद्वान बनते थे। और यहाँ पे प्रोटीन के लिए, शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए शाकाहारी पदार्थ ही होते थे। लोग खेती करते थे, यहाँ पे अलग अलग तरह की खेती होती थी, अभी भी होती है। दाल, चावल, जितना अलग अलग प्रकार के दाल होते हैं, ये सब यहाँ खेती होती है, ठीक है ना। हम लोग ये खा के तंदुरुस्त रहते थे। अब वहाँ पे तो इतनी खेती वेती नहीं होती थी, इसलिए वो लोग खाने के चक्कर में मांस वांस खाते थे। अब वही एजुकेशन भारत में भी आ गया है, तो लोग इसलिए वो पढ़ रहे हैं और पढ़ के वही सीख रहे हैं। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें जो हमारी जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी वास्तविक भारतीय शिक्षा है, वो तो हमें दी ही नहीं जा रही है ना। इसलिए हम अपने कल्चर से, अपने इतिहास से विमुख दूर होते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर के प्रति इतने आसक्त होते जा रहे हैं कि अपने धर्म की, अपने रीति रिवाजों की जाने अनजाने में धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं और हमें इसका पता भी नहीं चल रहा है। खैर, हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये चीज़ बताया गया है कि भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और ये जो मांस भक्षण होते हैं ना, ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। और जैसा अन्न वैसा मन, हम जिस टाइप का भोजन करते हैं उसका असर हमारे दिमाग पे पड़ता ही पड़ता है। तो मांस भक्षण जैसे कि तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है, तो वैसा भोजन करने से हमारी जो ये
बेचैनी है ना वो बढ़ने लगती है, स्वार्थपना बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, ठीक है ना, मन में लालच उत्पन्न होता है, जो ये फोकस करने की क्षमता है उसमें भी गिरावट आने लगती है, यानी कि हम लोग तामसिक प्रवृत्ति के ही हो जाते हैं, ठीक है ना। और आप जो मुर्गा खा रहे हो तो भाई साहब वो मुर्गा नहीं, वो बच्चा है 1.5-2 महीना का, जिसे ठूस ठूस के हार्मोन वाली इंजेक्शन ठूस के बड़ा किया गया है, और उसे इतना बड़ा किया गया, उसकी छाती इतनी बड़ी हो जाती है कि वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाते हैं, बस सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, ठीक है ना। और जब उनको आज़ादी मिलती तो सारी ज़िंदगी से आज़ादी मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है पूरी ज़िंदगी से, लोग उसे मार के मतलब खा जाते हैं। तो मांस खाने से क्या हो रहा है कि निर्दयता आ रही है, हम लोग निर्दय हो जा रहे हैं, दया भावना खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों ने, गुरुकुलों में सिखाया जाता था कि हमें सात्विक आहार करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन सात्विक हो, हम लोग को सात्विक व्यवहार वाला बनना चाहिए, सत्व व्यवहार वाला बनना चाहिए। लेकिन अब ये सब चीज़ कहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ तो अब मिटते ही जा रहा है। और एक तरफ देते हैं लोग कि मतलब अगर हम इन्हें खाएंगे नहीं तो इनकी जनसंख्या मतलब बढ़ते रहेगी और इससे हमें नुकसान होगा। तो भाई साहब, शेर की जनसंख्या कम हो रही है, बाघ की जनसंख्या कम हो रही है, चीता की जनसंख्या कम हो रही है, हाथी की जनसंख्या कम हो रही है, तो क्या ये सबको कोई खा रहा है क्या? ये सब की जनसंख्या कम हो रही है कि नहीं, ठीक है ना। और इंसानों की जनसंख्या तो बहुत बढ़ रही है, तो लोग इंसान को खा रहे हैं क्या? नहीं ना। और इंसान की इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं भूकंप आ रहा है, कितने लोग मर जा रहे हैं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ रही है उसमें कितने लोग मर जा रहे हैं। तो किसकी जनसंख्या को बढ़ाना है, कम करना है, कितना रखना है, इसका निर्णय प्रकृति खुद कर लेगी। हमें ज़रूरी नहीं है बीच में टांग अड़ाने की। और क्या केवल बकरे की, भेड़ की या मुर्गे की जनसंख्या बढ़ रही है और कोई जानवर वानवर नहीं है क्या? तो ये सब मुझे ढकोसला लगता है, ठीक है ना। लोग केवल स्वाद के चक्कर में बस प्रोटीन का नाम लेकर लोग मतलब खाने लगते हैं, और इसमें कैसा नशा होता है कि जब लोग खाना शुरू करते हैं तो फिर छूटता ही नहीं है। मतलब यही चीज़ सबसे ज़्यादा, मतलब यही चीज़ खाने में सबसे अधिक स्वादिष्ट लगता है। अरे ज़रा सोचिए, सबसे अधिक बुद्धि हमें दी गई है, हम इंसान हैं, इंसान, ठीक है ना। अगर शेर मांसाहारी जानवर है तो वो सारी जिंदगी केवल मांस पे डिपेंडेंट रह सकता है और मांस खा के अपनी ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन हम इंसान हैं। अगर हम मांस को त्याग दें तो भी हम सारी जिंदगी शाकाहारी खाना पे जीवित रह सकते हैं। काफ़ी लोग जीवित रहते हैं और तंदुरुस्त भी रहते हैं, प्रोटीन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। आप जो बोल रहे हो कि उस जानवर में प्रोटीन है, तो भाई वो जानवर में प्रोटीन क्या ऑटोमेटिक खा जा रहा है प्रोटीन? वो तो भाई वो चीज़ पेड़ पौधे से प्राप्त कर रहे हैं ना, वो पेड़ पौधे के पत्ते वत्ते खा रहे हैं, उससे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखा जाए तो सबको खाना ये पेड़ पौधा ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। फूड चेन पढ़ा होगा आपने, तो ये जो पेड़ पौधा है यही, इसी से सबको भोजन प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। और प्लांट प्रोटीन प्रोडक्ट तो मिल ही जाती है, वीगन प्रोडक्ट, वीगन प्लांट प्रोटीन आजकल चल रहा है, ठीक है ना। वीगन प्लांट प्रोटीन पाउडर भी आजकल मिल जा रहा है, प्रोटीन चाहिए तो आपको, ठीक है। और भी प्रोटीन के कई सारे प्रोडक्ट है शाकाहारी में, दाल है, पनीर है, दूध है, ठीक है ना। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए प्रोटीन के प्रोडक्ट, उन्हें आप खाइए। मांसाहार के पक्ष में कुतर्क नंबर 1, मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहां से पाएंगे? इससे ज्यादा झूठी बात हो नहीं सकती। और ये बात उन लोगों में ज्यादा प्रचलित है जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करना चाहते हैं या किसी अन्य कारण से शरीर में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं। जितना प्रोटीन आपको 50 ग्राम सोयाबीन से मिल सकता है, उतना प्रोटीन आपको 50 ग्राम चिकन से नहीं मिल सकता, मटन से नहीं मिल सकता, बीफ से नहीं मिल सकता, अंडे से नहीं मिल सकता। सोयाबीन तो सोयाबीन, राजमा और मूंगफली भी आपको जितना प्रोटीन देते हैं उतना प्रोटीन आपको चिकन मटन नहीं देते। और मैं बात कर रहा हूं 50 ग्राम राजमा और 50 ग्राम चिकन की। तो अगर आपको प्रोटीन की ज़रूरत है तो चिकन और मटन की तरफ नहीं, बल्कि सोयाबीन और राजमा और मूंगफली और दालों की तरफ जाएं। प्रोटीन का नाम लेकर के जानवरों की हत्या करना बंद करें। मांसाहार के पक्ष में कुतर्क नंबर 2, मांसाहार गरीबों के लिए वरदान है, क्योंकि मांसाहार के माध्यम से गरीबों को सस्ता प्रोटीन मिल जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप मटन से लेते हैं तो लगते हैं 3 रुपए। उतना ही प्रोटीन 1 ग्राम अगर आप अंडे से लेते हैं तो लगते हैं 1 रुपये 30 पैसे। उतना ही प्रोटीन 1 ग्राम अगर आप चिकन से लेते हैं तो लगता है 1 रुपया। और अब ध्यान से सुनिए कि ठीक उतना ही प्रोटीन अगर आप दालों से लेते हैं, राजमा से लेते हैं, मूंगफली से लेते हैं तो आपको लगते हैं 30 से 40 पैसे सिर्फ।
अब बताइए कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आपको चिकन और मटन लेना होगा या आपको दालें, राजमा और मूंगफली लेनी है। जानवरों की हत्या कराने के लिए गरीबों का नाम लेकर के ये झूठे तर्क प्रचलित किए जाते हैं। सस्ता प्रोटीन दालों में मिलता है, मांस में नहीं। कृपा करके झूठ बोलना बंद करें। और आपको पता है ये बात, महाराणा प्रताप जो कि कितने दिनों तक जंगलों में रहे थे, उनके पास मौका था मांसाहारी भोजन करने का, लेकिन उन्होंने मांसाहारी भोजन नहीं किया। वो वही घास रोटी खा के जीवित रहे थे। अरे पांडव लोग भी 12 वर्ष तक जंगलों में रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी मांस भक्षण नहीं किया। फल फूल यही सब खा के, शाकाहारी चीजें खा के ही उन्होंने वो 12 वर्ष तक जंगलों में बिताया। भीम कितना बलशाली था, शाकाहारी था। शाकाहारी जानवर हाथी, बैल, सांड सब ताकतवर होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक है ना। प्रभु श्री राम भी जंगलों में रहे थे, फल फूल खाते थे, शाकाहारी चीज खाते थे। सबरी के झूठे बैर खाए थे उन्होंने, ठीक है ना। तो हमारे धर्म ग्रंथ, हमारा इतिहास, सब लोग हमें मांस से दूर रहने को कहते हैं और हमें सात्विक आहार ग्रहण करने को कहते हैं। हमें दया भावना सिखाई जाती है, ठीक है ना। जानवरों के प्रति प्रेम करना सिखाया जाता है, उसे निर्दय तरीके से मारना नहीं सिखाया जाता है। बड़ी आसानी से लोग चाव से मटन मुर्गा खा रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि वो बकरा मरने से पहले मैं चिल्लाता है, उस पर दया नहीं आती। लोग आसानी से मार देते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। खैर ये सब चीज़ देख के तो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि भाई साहब कि मैं जो ये मस्ती में खा रहा हूँ, क्या ये सच में मस्ती है? क्या सच में इसे मतलब ज़रा सोचिए कि अगर हम लोग शाकाहारी अपना ले तो कितना फ़ायदा होगा इस प्रकृति को, हम इंसानों को, बीमारियाँ कम होंगी। 1 किलो मांस की प्राप्ति के लिए ना जाने कितने ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। मतलब अगर प्रकृति ने कहा है कि मुझे 5 बकरे चाहिए, लेकिन हम लोग मांस खाने के चक्कर में हम ही लोग जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। हम लोग ही 20-25 जनसंख्या बढ़ा रहे हैं बकरों की, और हम लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जनसंख्या बढ़ गई तो क्या होगा। जो पोल्ट्री फार्म होती है ना, जहाँ पे जानवरों को पाला जाता है ताकि वो बड़े हो, हम उनको खा पाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन लगती है। वो लोग फिर पेड़ पौधे खाते हैं, तो इससे कहने का डिफॉरेस्टेशन भी थोड़ा बढ़ रहा है। मान लीजिए कि 5 जानवर के लिए पर्याप्त पेड़ पौधे हैं जिनसे वो अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम तो 20-25-100 पैदा करवा दे रहे हैं ताकि हम लोग को मांस मिल सके। तो वो ज़्यादा पेड़ पौधे खाएंगे, तो इससे डिफॉरेस्टेशन होगा, ज़्यादा लैंड का यूज़ होगा, ज़्यादा पानी का यूज़ होगा, ठीक है ना। तो अगर ये सब पेड़ पौधे जो हद से ज़्यादा लोग जो चल जा रहे हैं, इतने सारे लैंड यूज़ हो रहे हैं, पानी जो इतने सारे यूज़ हो रहे हैं, अगर ये सब बच जाए तो इससे फ़ायदा हम लोग का ही ना होगा। हम लोग जो जानबूझ के पैदा करवा रहे हैं, इसे रोक दिया जाए, मांस खाना लोग कम कर दे, तो ऑटोमेटिक जो ये पृथ्वी है वो बैलेंस में आने लगेगी, ठीक है ना। स्लॉटर हाउस से पता नहीं पॉल्यूशन होता है, इसके बारे में आप रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे छुटकारा मिल सकता है और पृथ्वी अधिक ठंडा रह सकता है अगर ये पोल्ट्री फार्म जहाँ जानवरों को खाने के लिए पड़ा जाता है, ये सब बंद कर दिया जाए तो ये सब हो सकता है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्टडी के मुताबिक अगर शाकाहार को भोजन में ज्यादा जगह दी जाए तो दुनिया में हर साल होने वाली 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है। भोजन में मांसाहार की मात्रा कम करने से दुनिया भर में हर साल करीब 66,73,000 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं, जबकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कमी आने से 33,36,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। रिसर्च के मुताबिक इस पहल से सबसे ज्यादा फायदा विकासशील देशों को होगा। स्टडी के मुताबिक कम कैलोरी वाला भोजन करने से मोटापे की समस्या कम होगी और लैटिन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में पब्लिक हेल्थ पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, जबकि फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ने से भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन धरती की सेहत के लिए मांसाहार बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीट प्रोडक्ट्स के उत्पादन के दौरान जो एमिशन होता है वो दुनिया में होने वाले कुल एमिशन का 20% है। ये दुनिया भर के वाहन, हवाई जहाज, ट्रेन्स और परिवहन के दूसरे साधनों से होने वाले कुल एमिशन से भी ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक जानवरों को पालने के लिए उन्हें जो भोजन दिया जाता है वो अगर इंसानों को मिलने लगे तो दुगने लोगों का पेट भर सकता है। 1 किलो पोर्क के उत्पादन के लिए करीब 8 किलो भोजन जानवर को दिया जाता है, जबकि 1 किलो चिकन तैयार करने के लिए एक मुर्गे को 3.5 किलो अनाज खिलाना पड़ता है। इसी तरह मीट प्रोडक्ट्स को खाने की टेबल तक पहुंचाने में सब्जियों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आधा किलो आलू उगाने में 127 लीटर पानी लगता है, जबकि आधा किलो मांस का उत्पादन करने के लिए 9,000 लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद होता है, जबकि आधा किलो गेहूं का आटा बनाने में 681 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है।
1 किलो मांस के उत्पादन से जो एमिशन होता है वो 3 घंटे तक कार चलाने से होने वाले एमिशन के बराबर है। मीट प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए जानवरों को बड़ी संख्या में पाला जाता है और इसके लिए ढेर सारा अनाज, जगह और पानी की जरूरत होती है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ नामक संस्था के मुताबिक मीट प्रोडक्ट्स पैदा करने के लिए हर साल करीब 6 लाख हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं ताकि उस जमीन पर जानवरों को पाला जा सके। यह जमीन यूरोप के देश बेल्जियम से दुगने आकार की है। 400 ग्राम मांस के उत्पादन के दौरान करीब 40 किलो ऐसे पदार्थ पैदा होते हैं जो ग्राउंड वाटर को विषैला बनाते हैं। दुनिया में उपलब्ध 70% फ्रेश वाटर कृषि में इस्तेमाल होता है और इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा मीट उत्पादन के लिए होने वाले पशुपालन पर खर्च होता है। अगर लोग खाने में शाकाहार को ज्यादा जगह देने लगेंगे तो जानवरों को पालने में इस्तेमाल हो रही 160 करोड़ हेक्टेयर जमीन मुक्त हो जाएगी। ये भारत के कुल क्षेत्रफल से भी दुगनी जमीन है। मांसाहार कम होने से ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी और धरती के वातावरण को ठंडा बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है ना। अब बोलोगे कि एक जन से क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मांस मछली नहीं खाता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, आप भी शाकाहारी बन सकते हो, आप भी किसी और को सिखा सकते हो, वो बन सकते हैं। तो अगर हम लोग खुद मांस खाना छोड़ दें तो इस प्रकृति के लिए, जानवरों के लिए, सब के लिए कितना अच्छा होगा। दया भावना फिर से जागने लगेगी, ठीक है ना। और जो हमारा ये पवित्र त्यौहार है होली, ये पवित्र फिर से हो जाएगा, ठीक है ना। इसे मैला नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, मांस मदिरे से। उम्मीद है कि मेरे कहने का बात आप लोग समझ रहे होंगे। इसलिए पवित्र होली को सही दिशा में, सही से, प्रेम भावना से सबके साथ प्रेम रखिए। अपने लोगों के साथ भी प्रेम रखिए, अपने संबंधियों के साथ भी प्रेम रखिए, जानवरों के साथ भी प्रेम रखिए। उन्हें भोजन कराए, उनका भोजन ना कर ले, सबके साथ प्रेम रखिए और अच्छे से, सही मन से, ईश्वर को ध्यान में रख के, उनका नाम लेके होली मनाइए। चलिए, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना ओपिनियन, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। खैर, आपको भोजन में क्या खाना है या नहीं खाना है, ये बिल्कुल आपका व्यक्तिगत मामला है। मैं जो सोचता हूँ, मेरी जो मन की बात है, मैंने आपके समक्ष रख दी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे कहे गए बात की आप पालन करो या ना करो। आपने मुझे समय दिया, यहाँ तक आप रुके रहे, वीडियो लंबी हो गई, फिर भी आप रुके रहे। आप सबका सच्ची मन से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।